हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आज से हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं। इसके हम प्रैक्टिस क्वेश्चन डालेंगे और जो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने लिए हैं कई एग्ज़ामों से मैंने नेट के द्वारा निकाले हुए हैं। कई एग्ज़ामों से जो भी टीचर से संबंधित हैं और जो भी जहाँ भी पर्यावरण आता है मैंने वहाँ से इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन निकाले हैं। और मैंने आपको इसमें MCQ के रूप में नहीं लिया है, क्योंकि अगर मैं 4 आपके लिए ऑब्जेक्ट रखता तो आपको उसको याद करने में परेशानी होती। इसलिए मैंने केवल प्रश्न और उसका आंसर लिया है, जिसमें सीधा सीधा उसको आप ध्यान रहे कि इसका आंसर क्या है। अगर मैं चारों आपके लिए वो रखता है उसके आंसर और फिर आपको बताता कि ए सही है, तो उसमें आप कहीं ना कहीं कन्फ्यूज होते। अब चारों में कन्फ्यूज रहते कि इसमें ए था या फिर ए था। इसलिए मैंने सीधा प्रश्न लिया है और उसका सीधा आंसर लिया है। इससे आपको सीधा सीधा ध्यान रहेगा और आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी और आपको याद आसानी से रहेगा। और मैंने इस प्रैक्टिस सेट में केवल 50 ही क्वेश्चन लिए हैं और 50 क्वेश्चन भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और लाभकारी रहेंगे। और मैंने केवल चुनिंदा ही क्वेश्चन लिए हैं जो ज़्यादातर एग्जामों में रिपीट हुए हैं। ठीक है मित्रों, तो हम अपना ये प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। ये अपना पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट पहला है और मैं इसके 10 से 15 मिनिमम प्रैक्टिस सेट डालूँगा जो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और कम से कम मैं आपको मिनिमम 700 से 800 क्वेश्चन दूंगा इसके। और इन क्वेश्चनों के बाहर कुछ भी नहीं आएगा। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करो, चाहे MP टेट की करो चाहे C टेट की करो, और जहाँ जहाँ भी पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन आते हैं वो इसके बाहर कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है मित्रों, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो भारत में पर्यावरण अधिनियम पारित हुआ तो इसका है 1986। अगर मैं आपके लिए 4 ऑप्शन दे देता कि 1985, 84, 83, तो आप बाद में कन्फ्यूज रहते कि मैंने बताया क्या था, क्या पढ़ा था, हमने 86 पढ़ा था कि 85 की 84। इसलिए सीधा प्रश्न और उसका आंसर, इससे आपको अच्छी तरह से याद रहेगा और आप भूलोगे नहीं कभी भी। तो भारत में पर्यावरण अधिनियम पारित हुआ 1986 को। ठीक है, पर्यावरण का निर्माण होता है किससे? जैविक घटक और अजैविक घटक, ये दो मुख्य हैं। अगर आगे पर्यावरण का निर्माण मुख्य कितने घटकों से होता है तो आपको केवल 2 ही लिखना है, जैविक घटक और अजैविक घटक। और इसके अलावा ऊर्जा घटक भी होता है। अगर पर्यावरण के कुल कितने घटक होते हैं कुल आए तो ऊर्जा घटक भी 3 बताना, और मुख्य घटक है तो जैविक और अजैविक केवल 2 ही होंगे। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो एग्जामिनर का सबसे ज़्यादा पसंदीदा क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा आने वाला है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। इसको तो आप हमेशा याद ही रखना। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान स्थित है कहाँ पे? नागपुर में। ध्यान रखें कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी पूछ रहे हैं, नागपुर में है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कहाँ पर है? जल चक्र में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ किया गया? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का जो प्रथम आयोजन था 1992 में रियो डी जेनेरियो जो ब्राज़ील में है किया गया था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रथम कब कहाँ किया गया था? 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में है। ठीक है, अब रियो 20 का आयोजन प्रथम शिखर सम्मेलन के 20 वर्ष बाद कहाँ और कब हुआ? तो ये वाला हुआ था अपना, इसके अब 20 साल बाद कहाँ, इसके 20 साल बाद होता तो 20 साल बाद मतलब 1912 में। कब और कहाँ हुआ? तो 1912 में रियो डी जेनेरियो में, मतलब ब्राज़ील में ही हुआ था। 20 साल बाद भी है ना। ये अपना था पृथ्वी शिखर सम्मेलन और ये था शिखर सम्मेलन। ठीक है, तो 2012 में रियो डी जेनेरियो में ही हुआ था। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को कहते हैं क्या? वायुमंडल। जो अपनी पृथ्वी के चारों ओर गैसों को समूहों पर वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है लगभग कितनी? 21% है, लगभग 21%। और वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है लगभग? तो है 78%। ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन एग्जामिनर के फेवरेट हैं, 2-3 क्वेश्चन, तो उनको आप भूलना नहीं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है लगभग 21%।
और वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है 78% लगभग। ठीक है, वायुमंडल में किन दो गैसों का प्रतिशत 99% है? मतलब वायुमंडल में ऐसी कौन सी गैस है जिन दो गैसों का परसेंट ही केवल 99% है, दो गैस का? तो उसमें है एक तो नाइट्रोजन हो गया और दूसरा हो गया ऑक्सीजन। अभी अपन ने नाइट्रोजन पढ़ा था कि 78% है और ऑक्सीजन अपना है जो 21% है। ठीक है, यदि वायुमंडल में पाई जाने वाली वनस्पतियाँ समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? सीधी सी बात है, ऑक्सीजन गैस की कमी होगी। अगर सभी पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं, वनस्पति के समाप्त हो जाए तो स्वाभाविक है कि ऑक्सीजन की कमी होगी। ठीक है, 2017 में पर्यावरण दिवस का आयोजक देश था कनाडा। पेड़ पौधों का सड़कों के किनारे लगाया जाता है, किस कारण से? मतलब सीधा वो ये पेड़ पौधों को सड़कों के किनारे लगाया जाता है मुख्यतः ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण। जो गाड़ियों की आवाज़ें होती हैं उसको कम करने के लिए, और जिससे धूल मिट्टी वगैरह उड़ती है तो वो पेड़ों की पत्तियों में चिपक जाती है और उससे वायु प्रदूषण नहीं होता है। तो इस कारण सड़कों के किनारे पेड़ पौधों को लगाया जाता है। पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण उत्पादों को दिया जाता है, मतलब जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते, उसके अनुकूल ही रहते हैं, ऐसे उत्पादों को क्या तो इको मार्क होता है। आपने देखा होगा पैकेटों में एक गोल सा हरा सा चिन्ह टिपका टाइप का लगा होता है, बिंदी टाइप की होती है, तो उसे ही इको मार्क कहते हैं। अब कोई भी खाद्य पदार्थ लेते हैं तो उसमें हरी सी एक बिंदी रखी होती, वही होता है इको मार्क। जो पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है उसे इको मार्क दिया जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया ने पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे पहले गठन किया था किसका? ग्रीन आर्मी का। मतलब पर्यावरण की देखरेख के लिए उनने एक आर्मी का गठन किया था और उस आर्मी का नाम दिया था ग्रीन आर्मी। ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले गठन किया था। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किया किसने किया? अर्नेस्ट हैकल ने। जो पारिस्थितिकी तंत्र है इस शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था अर्नेस्ट हैकल ने। और पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने दी? A.G. टांसले ने। ध्यान रखना कि इसने संकल्पना दी है और इसने शब्द का प्रयोग किया है प्रथम बार, सर्वप्रथम, और इसने संकल्पना दी है। तो शब्द का प्रयोग किया है किसने? अर्नेस्ट हैकल ने, और संकल्पना दी है A.G. टांसले ने। ठीक है, खेत, एक्वेरियम, इसे मतलब जल जीवशाला बोलते हैं, तथा अंतरिक्षयान माना जाता है कृत्रिम या मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है। खेत हुए, एक्वेरियम हुए, तो इनको क्या है कि मानव मतलब अपन बनाते हैं कि उसमें जीव जंतु रह सके, तो अपने द्वारा निर्मित है, तो कृत्रिम या मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। इसमें अपन उसकी इस तरह से डिजाइन करते हैं, रूपरेखा करते हैं और उसमें ऐसा वातावरण तैयार करते हैं कि उसमें जीव जंतु आसानी से रह सकें। ठीक है, अब भारत में पारिस्थितिकी तंत्र का भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का मुख्य कारण क्या है? असंतुलन किस कारण से होती है? वनों की कटाई से और वन उन्मूलन से। तो इसका प्रमुख कारण पारिस्थितिकी असंतुलन, वनों की कटाई और वन उन्मूलन। ठीक है, विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र या पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला तंत्र है कौन सा? समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र। अब समुद्र तो अथाह है, उसका कभी छोर ही नहीं है और उसमें करोड़ों प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। तो विश्व का सबसे विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है और पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर, आपको पता ही है कि 78% तो पानी है पृथ्वी पर, तो वो तो वैसे ही सबसे बड़ा रहेगा। और समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र, उसमें करोड़ों प्रकार के जानवर, जीव जंतु, छोटे छोटे पेड़ पौधे सब कुछ रहते हैं, तो ये सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र होता है। ध्यान रखना, विश्व का विशालतम या पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला कौन सा? समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र। अब पारिस्थितिकी तंत्र के उच्चतम पोषण स्तर पर कौन होते हैं? ये सर्वाहारी होते हैं। ध्यान रखना, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो ये सूर्य है। पारिस्थितिकी संकट या पारिस्थितिकी शत्रु कहा जाता है किसको?
यूकेलिप्टस को, यूकेलिप्टस क्या है, एक पौधा होता है, उसे पारिस्थितिकी तंत्र का शत्रु माना जाता है। किसको? यूकेलिप्टस को। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है किसका? महासागर का। ये स्थायी है क्योंकि महासागर थोड़ी खत्म होंगे कभी, तो वो हमेशा ही स्थायी रहेगा। अब पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रों को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। क्या? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। ठीक है। अब चिपको आंदोलन किया गया था, चिपको आंदोलन किया गया था वनों की कटाई को रोकने के लिए। ध्यान रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि चिपको आंदोलन क्यों किया गया था। तो यह वनों की कटाई को रोकने के लिए किया गया था। और चिपको आंदोलन संबंधित है किससे? सुंदरलाल बहुगुणा से। ध्यान रखना, सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है चिपको आंदोलन, और वनों की कटाई को रोकने के लिए किया गया था चिपको आंदोलन। और चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? तो है उत्तराखंड के चमोली जिला के रेणी गांव में हुआ था। ध्यान रखना, ये तीनों ही क्वेश्चन कि उत्तराखंड के चमोली जिला के रेणी गांव में हुआ था। अब भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये हुआ था 1972 में लागू हुआ। ठीक है। अब वन संरक्षण अधिनियम लागू कब हुआ? ये 1980 में। यहाँ हुआ, बात हो रही है भारतीय वन्य जीव, और यहाँ हो रही केवल वन संरक्षण। ध्यान रखना, भूलना मत। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ, और वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू हुआ। ध्यान रखना। अब जैव विविधता नाश का प्रमुख कारण क्या है? जैव विविधता नाश का प्रमुख कारण क्या है? जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी। जो जीव होते हैं उनके प्राकृतिक आवास की कमी और वनों का नाश होना। अब वनों का नाश हो जाएगा तो जीव रहेंगे ही कहाँ? जहाँ जंगल में जो जीव रहते हैं वहाँ नाश हो जाएगा तो वहाँ धूम में कहाँ, यहाँ वहाँ भटकेंगे। इसलिए जीव विविधता कम होती जा रही है, जीव लुप्त होते जा रहे हैं, तो इसी को जीव विविधता नाश कहते हैं। अब भारत के पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय जाने जाते हैं किस लिए? जैव विविधता के तप्त स्थल, जैव विविधता के तप्त स्थल, हॉट स्पॉट के रूप में। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है कौन सा? सिकोया का। एक सिकोया वृक्ष होता है। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जाता है जब तक वह अपने आवास में क्या 50 वर्षों से ना दिखी हो। कोई जाति विलुप्त कब तक नहीं मानी जाती? 50 वर्ष तक। तो जो भी जाति 50 वर्ष से विलुप्त है अपने आवास से, तो उसे विलुप्त की कैटेगरी में रखा जाता है, जो 50 वर्ष से नहीं दिखी है। और विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीवों को कहाँ पे लिखाया रखा जाता है? तो एक बुक होती है अपनी, रेड डाटा बुक, इसमें रखा जाता है। ठीक है। अब सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। ठीक है। शांति घाटी कहाँ पर है? शांति घाटी केरल में है। पेरियार अभ्यारण्य कहाँ पे है? केरल में है। फूलों की घाटी कहा जाता है, फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहा जाता है। तो ध्यान रखना, शांति घाटी केरल में, पेरियार अभ्यारण्य केरल में, फूलों की घाटी कहा जाता है उत्तराखंड को। और प्रवाल व्यंजन के नष्ट होने का सर्वाधिक प्रभावी कारण क्या है? वैश्विक ऊष्मन या ग्लोबल वार्मिंग। वैश्विक ऊष्मन मतलब ये दुनिया में जो गर्मी बढ़ती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग वही होता है कि प्रवाल व्यंजन के नष्ट होने का सर्वाधिक प्रभावी कारण यही है। और 2015 में 21वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ? तो यह पेरिस में हुआ था। ठीक है। अब एक क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सी दवा भारत में गिद्धों मतलब गीदा की समष्टि में ह्रास के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी मानी जाती है? कौन सी दवा है ना? तो उस दवा का नाम है डिक्लोफिनेक सोडियम। ध्यान रखना कि गिद्धों
का नाश कौन सी दवा से हुआ है? डिक्लोफेनेक सोडियम, जो जानवरों में दर्द निवारक के रूप में प्रयोग की जाती है। इसका मतलब ये कि कोई भी पशु है, गाय भैंस बकरी, तो उसको अपन अगर उसको कोई चोट लग गई या कुछ भी हो, घाव बन गया, तो उसके लिए अपन ये दवा खिलाते हैं। किसके लिए? कि उस जानवर को दर्द ना हो। और जब वो जानवर मर जाता है तो उस जानवर को कौन खाते थे? गिद्ध। और गिद्ध खाती तो वो गिद्ध उनके लिए जहर जैसी वो होती थी, तो उस जानवर को खाने के बाद गिद्ध भी मर जाते थे। तो इसीलिए इस दवा को बोला जाता है कि यह उनकी बर्बादी या समष्टि के लिए उत्तरदायी मानी जाती है, डिक्लोफेनेक सोडियम। ठीक है। अब जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण क्या हैं? तो ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण, ये तीनों अपनी जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारण हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा अवरक्त प्रकाश अवशोषित कर लिए जाने से क्या होता है? अरे जब वायुमंडलीय पर कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर लें तो सीधा सा कि वायुमंडल का तापमान बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी। ठीक है। इससे वायुमंडल का तापमान है जो बढ़ता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी? तो ये दी थी अपना जोसेफ फोरियर ने दी थी। ध्यान रखना, जोसेफ फोरियर ने दी थी ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना। अब प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली सभी गैसों में सर्वाधिक प्रभाव ग्रीन हाउस गैस डालती है। कौन सी गैस है? मतलब वो है अपना जलवाष्प। जलवाष्प ऐसी गैस है जो सर्वाधिक प्रभाव डालती है। अब हानिकारक और लाभदायक गैस जीवन के लिए कौन सी है? मतलब ऐसी कौन सी गैस है जो जीवन के लिए फायदेमंद भी हो, सबसे ज़्यादा नुकसानदायक? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है अपना, वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाले देश कौन से हैं? तो यहाँ पे मैंने घटते क्रम में लगा कि सबसे ज़्यादा योगदान देता है कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाने का चीन, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद यूरोपीय संघ, और भारत है इस पे चौथे स्थान पे। ठीक है मित्रों, तो आज हमने अपने पर्यावरण के 50-50 क्वेश्चन लिए हैं और मैंने एक चुनिंदा क्वेश्चन लिए हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। मैंने नेट से निकाले हैं जो अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ठीक है मित्रों, मुझे लगता है क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, मददगार रहेंगे, और आप इन क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, इनके नोट्स बनाते चलना जितने भी एग्जाम होंगे। और अगर उसमें पर्यावरण के क्वेश्चन आते हैं तो जो मैं प्रैक्टिस वो सेट बताऊंगा उन्हीं में से आएंगे। तो आज मैंने अपने पहले सेट में केवल 85 क्वेश्चन लिए हैं और जो अपना हर सेट होगा उसमें 50-85 क्वेश्चन से बोलूँगा, और आपको कम से कम मैं 15 से 20 प्रैक्टिस सेट करवाऊँगा पर्यावरण की। ठीक है मित्रों, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।